नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रद्द किए गए तीनों कृषि कानूनों के बाद सियासीकरण जो हैं क्या बदले हैं, खास तौर पर जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें क्या बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी जब उन्होंने ये कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। इसके बाद पंजाब और खासकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल सकती है। जिस तरह राजनीतिक दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की योजना बना रहे थे, उसके खत्म होने के बाद क्या अब उनके पास कोई ऐसा मुद्दा बचा है कि जिसे लेकर वह केंद्र सरकार पर निशाना साध सकेंगे। जानकार कहते हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी होगा तो होगा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को। वैसे भी हम आपको बता दें कि पंजाब में केवल कुछ परिवारों का राज रहा है, यानी कि राजनीति और सत्ता की बागडोर कुछ परिवारों के हाथ रही है। पंजाब के मौजूदा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वह भी इस बात को प्रमुखता से उठा चुके हैं कि पंजाब में केवल 2 परिवारों का राज है। पंजाब की सत्ता की चाबी कुछ ही परिवारों के हाथ में रही, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब प्रदेश की राजनीति में बदलाव आने की पूरी संभावना बन चुकी है, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन ने पंजाब के लोगों को असली हीरो दे दिए। यह हैं किसान जिन्होंने अपने परिवारों की परवाह ना करते हुए महीनों दिल्ली के बॉर्डरों पर हर मौसम का सामना किया और यह ऐलान कर दिया कि जब तक केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे वह यहीं पर बैठे रहेंगे। किसानों ने तो यहां तक कह दिया था कि उन्हें मरना कबूल है, लेकिन वह यहां से हार कर वापस नहीं जाएंगे। किसानों ने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन को चलाया और केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। किसान आंदोलन से खास तौर पर ग्रामीण इलाकों से नई लीडरशिप भी पैदा हुई है, जिनके लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे मोर्चे ट्रेनिंग पॉइंट बने। किसान आंदोलन से लोगों में अपने अधिकार व देश की राजनीति को लेकर भी समझ बढ़ी है। अब लोग ये नेताओं से पूछने लगे हैं कि आखिरकार उन्होंने लोगों के लिए किया क्या। पंजाब के लोगों के असली हीरो के रूप में जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनमें एक नाम यह भी सामने आ रहा है, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के प्रदेश प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहां और डॉक्टर दर्शनपाल सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। अगर हम बात करें कि किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की, तो उनका नाम भी इस मामले में प्रमुखता से सामने आ रहा है। इन सभी ने दिल्ली के बॉर्डरों पर करीब करीब 1 साल तक डेरा डाले रखा और शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन चलाकर केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। इससे साबित हुआ कि शांतिपूर्ण आंदोलन से चमत्कार भी किए जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान किसानों को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। किसानों को आतंकवादी कहा गया, आंदोलन जीवी कहा गया और भी उन्हें कई नाम दिए गए। इन नेताओं को दिल्ली के मोर्चे में सुनकर वहां राशन सामग्री जुटाने से लेकर कई व्यवस्थाओं को संभालते गांवों के नौजवान, यहां तक कि महिलाओं के रूप में भी पंजाब की नई लीडरशिप सामने आई है। अब बात करें राजनीतिक माहिरों की, तो उनका मानना है कि इससे जहां देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, वहीं राजनीति में परिवारवाद पर रोक लगने के साथ साथ लोगों के असली हीरो सामने आ सकेंगे जो देश का और समाज का कल्याण करेंगे। किसान आंदोलन में लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तो बढ़ाई, वहीं अब राजनीति में भी वह दिलचस्पी लेने लगे हैं। हालांकि किसान नेता ये बार बार कह रहे हैं वह कोई पार्टी नहीं बनाएंगे और ना ही वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लोग नेताओं से यह पूछें कि आखिरकार उन्होंने देश वह समाज के लिए कुछ किया या फिर मात्र अपनी जेबें भरी और अपने परिवारों के लिए बड़े बड़े महल खड़े कर लिए। अब किसानों को यह भी पता लग गया है कि अगर बदलाव लाना है तो वोट एक बड़ी ताकत है। इससे भी बड़ी ताकत है हमें एकजुट होना होगा। तीनों कृषि लागू होने से लेकर इन्हें रद्द किए जाने की घोषणा तक पूरे घटनाक्रम पर नजर दौड़ाई जाए तो साफ जाहिर है कि ये तीनों कृषि कानून भाजपा को
किसानों के दबाव में वापस लेने पड़े हैं। पूंजीपतियों के दबाव में लिए गए इस फैसले का विरोध जब शुरू हुआ तो किसान धरने पर बैठ गए। कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन यही कहा गया कि कानूनों में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन इन कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता। कई बार भाजपा के मंत्रियों से बैठक हुई, मंत्री हर बार इन कानूनों का फायदा किसानों को बताने में लगे रहे, लेकिन किसानों ने एकजुटता दिखाई और यह कह दिया कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए बिना वह नहीं मानेंगे। लेकिन भाजपा को जब लगा कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के कारण भाजपा की सियासी जमीन खिसकने लगी है, तो अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और कानूनों को रद्द किए जाने की घोषणा कर देते हैं। इस आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हो गई। आखिरकार उनकी इस शहादत के लिए कौन जिम्मेदार है? किसी के सामने ये कोई आत्महत्या की वहां पर कृषि कानूनों को जब लेकर, कृषि कानूनों के विरोध में जब ये किसान बैठे हुए थे, तो किसी ने रस्सी गले में डालकर आत्महत्या कर ली, तो किसी ने खुद को गोली मार ली। यह कहकर किसानों ने आत्महत्या भी की कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और तानाशाही राज करने लगी है। हम यहां ठंड में, गर्मी में बैठे हुए हैं और हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। नेताओं को बस अपनी सियासत से मतलब है। देश की सीमाओं पर रक्षा करते गोली खाकर देश पर जान नशावर करने वाला सैनिक भी किसान का बेटा ही होता है। ये नेता बताएं कि आज तक इन नेताओं के कितने बेटों ने किसी देश की किसी भी सेना को ज्वाइन किया है। ये लोग दावे तो करते हैं कि हम सेवा करते हैं, लेकिन ये कोई सेवा नहीं करते, क्योंकि सियासत अब सेवा का माध्यम नहीं बल्कि ये सत्ता भोग का माध्यम बनकर रह गया है। सारे का सारा तंत्र नेताओं के आगे पीछे घूमता है। इनकी चाकरी करता दिखाई देता है, जैसे उन्हें भी कोई सरोकार ना हो जनता से। ये अधिकारी ये भूल जाते हैं कि जो वेतन और सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं वह जनता के दिए गए टैक्स से पैसे ही मिलती हैं। राजनीति धंधा बनकर रह गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी वही नेता राज कर रहे हैं। मात्र मुट्ठी भर लोग देश की जनता के भविष्य का फैसला कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि 80 करोड़ देश की जो जनता है वह भूखमरी के कगार पर पहुंच गई है। युवाओं को इस बारे में सोचना होगा। बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, सेहत पूरे देश का मुद्दा है। ये मुद्दे केवल पंजाब के नहीं, जनता को कभी भूखमरी और क्या गरीबी से निजात मिल पाएगी? आम आदमी तो रोटी खाने के लिए तरस रहा है। 8,000 से 10,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए लाठियां खाने को मजबूर है और यहां नेता मौज कर रहे हैं। क्या इन्हें पंजाब या देश की जनता से कोई सरोकार नहीं रहा? सबसे अहम सवाल यह है कि क्योंकि यदि सरोकार होता तो आज जनता गरीब और नेता अमीर ना होती, माफिया राज ना होता। आखिरकार माफिया राज है तो यह किसकी शह पर चल रहा है? इस माफिया राज को खत्म कौन करेगा? दशकों से माफिया राज चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पंजाब को माफिया राज ने ही खोखला कर दिया। पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। यह कर्ज पंजाब की जनता को ही उतारना है। नेता कुछ नहीं करेंगे, इसलिए जनता को जागना होगा और नेताओं से सवाल करने होंगे कि जब वह राजनीति में आए थे तो उनके पास क्या था और राजनीति में रहते हुए उन्होंने कितनी संपत्ति बनाई और कितनी कमाई की। इस तरह किसान एकजुट हुए हैं और केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। अब यदि पंजाब की जनता एकजुट होगी तो नेताओं से पूछेगी तो ही देश पंजाब का भला हो सकेगा। हम जागरूक कर रहे हैं जनता को कि नेताओं के झूठे बहकावों में ना आए। अफसर का फर्ज है कि वह अपनी ड्यूटी निभाए और जनता का काम करे, क्योंकि उन्हें वेतन जो मिलता है वह पंजाब की जनता के दिए गए टैक्स से ही मिलता है। सवाल यह भी है, जब कोरोना की महामारी थी, पूरा देश बंद था, उड़ानें बंद थी, रेल बंद थी, बस बंद थी, तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके दबाव में आकर तीनों कृषि कानूनों को लागू करने के लिए स्पेशल सत्र बुलाकर इसे पारित किया? क्या पूंजीपति इतने हावी हो गए कि सरकारों को उनके हित के अलावा कुछ भी दिखता नहीं? आज एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बंदरगाहें, रेलवे तक उन्हें सौंप दी गई हैं। क्या एक एक करके तमाम चीजें पूंजीपतियों को सौंप देना
कहां तक ठीक है? किसान अन्नदाता है और देश का पेट भरता है। जब उसके पेट पर लात पड़ी तो किसान एकजुट हो गया और एकजुटता के कारण ही केंद्र को किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान करना पड़ा। इस आंदोलन के दौरान किसानों को कभी अलगाववादी, कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी एजेंट कहा गया, लेकिन किसानों ने आपा नहीं खोया और शांतमय ढंग से आंदोलन करते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन कानूनों को रद्द करना पड़ा। फिर भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी समूची टीम का धन्यवाद करते हैं। भले ही उन्होंने ये तीनों कृषि कानून दबाव में रद्द किए, लेकिन इन्हें वापस ले लिया गया और किसानों की सुनी गई। हम आभारी हैं कि और ये कहना चाहेंगे कि देश में लोकतंत्र को बहाल रखा जाए। ऐसे फैसले ना लिए जाएं कि जिससे ये लगे कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। हम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि मुफ्तखोरी के चक्कर में पड़कर अपना और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें। नेता अपने पास से कुछ नहीं देंगे, ये सब आपके टैक्स का दिया गया पैसा है। एक तरफ से टैक्स नहीं लेंगे तो दूसरे तरफ से आप पर टैक्सों का बोझ थोप दिया जाएगा। अब फैसला जनता को करना है कि उन्हें गुलामी पसंद है या फिर नेताओं से सवाल पूछेंगे कि आखिरकार उन्होंने देश की भलाई और समाज की भलाई के लिए आखिर किया क्या है। श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर खोलने के अगले ही दिन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर सिख समाज को भावनात्मक रूप से भाजपा के साथ जोड़ने की कोशिश की। साथ ही पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला। पंजाब में अगले 3.5 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यह फैसला स्थानीय भाजपा की लीडरशिप के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। भाजपा के दिग्गज अब देहाती इलाकों में कमल का फूल खिलाने के लिए जुट गए हैं। कृषि कानूनों को विरोध में भाजपा के कई दिग्गज नेता पार्टी से किनारा कर गए थे, जिनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी थे, जिन्होंने भाजपा छोड़कर अकाली दल का दामन थाम लिया। फतेहगढ़ साहब से भी कुछ पार्टी के पदाधिकारी भाजपा को अलविदा कह गए थे। भाजपा युवा महासचिव वरिंदर सिंह, पंजाब भाजपा किसान मोर्चा के प्रधान त्रिलोचन सिंह और भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। कई नेताओं ने पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था और कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। हालात ये बन गए थे कि पंजाब में भाजपा के नेताओं को प्रचार तो दूर, कोई मीटिंग तक नहीं करने दी जा रही थी और पंजाब में भाजपा वर्करों का मनोबल लगातार गिरता जा रहा था। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं, इनमें 40 शहरी और 52 सेमी अर्बन और 26 विधानसभा सीटें देहात से हैं। पंजाब में भाजपा का साथ अकाली दल पहले ही छोड़ चुका था। ऐसे में 117 विधानसभा हलकों में उम्मीदवारों को खड़ा करना और उनका प्रचार काफी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि किसान लगातार भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे थे। पंजाब की सियासत में अब तक का इतिहास रहा है कि भाजपा जब भी कमजोर हुई है तो उसका लाभ सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलता रहा है। यही वजह है कि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस को अपना सियासी फायदा साफ दिख रहा था। कांग्रेस और भाजपा दोनों के राजनीतिक आधार हिंदू मतदाता हैं। पंजाब में 1997 के दौरान जब भाजपा को 18 सीटें मिली थी तो प्रदेश में सरकार अकाली और भाजपा की बनी। वर्ष 2002 में भाजपा 3 सीटों पर सिमट कर रह गई और प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस की। 2007 में 19 और 2012 में 12 सीटें भाजपा को मिली, तो भी प्रदेश से कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़ा था और यहां सरकार बनी थी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन की। 2017 के चुनावों में एक बार फिर भाजपा को महज 3 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने सत्ता पर कब्जा किया था। अगर हम बात करें भाजपा की, तो अभी तक कुल विधानसभा की 117 सीटों में से भाजपा महज 23 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अकाली दल से अलग होने के बाद अब उसे पूरे राज्य में राजनीतिक आधार बढ़ाने का सियासी मौका मिल गया है। लेकिन कृषि कानूनों के विरोधों के कारण भाजपा की हालत खराब हो रही थी। ऐसा नहीं कि पार्टी कभी अकाली दल से अलग नहीं होना चाहती थी, कई बार ऐसी कोशिश भाजपा की तरफ से की गई और ये
मसला उठाया गया कि अकाली दल का दामन भाजपा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि जब अकाली दल और भाजपा की सरकार थी पंजाब में, तब भाजपा के वर्करों को अधिक तरजीह नहीं दी जाती थी। हम आपको यह भी बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू भी पहले भाजपा में ही थे और अकाली दल के साथ मतभेदों के चलते उन्हें भाजपा का दामन छोड़ना पड़ा था। कृषि कानून रद्द होने के बाद अब भाजपा के पास पंजाब में बड़ा अवसर है कि वह अपनी पंजाब में अपना आधार बढ़ा सकती है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक ये कह चुके हैं कि पार्टी आला कमान ही तय करेगा कि अब किसके साथ गठबंधन होना है और किसके साथ नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा था कि श्रोमणी अकाली दल के साथ दोबारा गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला भी आला कमान करेगा। लेकिन श्रोमणी अकाली दल के साथ अब भाजपा का गठबंधन होगा, इस पर भी कई तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं, क्योंकि इससे पहले श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता कर चुका है। अब ऐसे में यदि बसपा के साथ श्रोमणी अकाली दल की ओर से समझौता तोड़ने की कोशिश की गई तो यह सीधे तौर पर अनुसूचित जाति के वोट बैंक का असर इसमें पड़ता दिखाई देगा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद कई अन्य पार्टियों के भी पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि अगर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाते हैं तो उनके प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और गैर कांग्रेसी ताकतों को गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी करना उनके लिए आसान हो जाएगा। श्रोमणी अकाली दल ने किसानों के सामने अपनी छवि इस तरह बनाई हुई थी कि वह इन कानूनों के खिलाफ हैं और हर वक्त किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद श्रोमणी अकाली दल ने कहा था कि वह केवल किसानों के बारे में सोचते हैं और उनकी पार्टी किसानों के हितों के लिए कोई भी फैसला ले सकती है, और केंद्र में जो कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा गया है वह भी इसी का ही नतीजा है। हालांकि अब जब कानून निरस्त कर दिए गए हैं, पार्टी संकट में आ गई है। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर हमेशा अपना दावा करती रही है और यह कहती रही है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जो किसानों के हितों को प्रभावित करे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार किसानों के जो समर्थन में कई घोषणाएं की। इन घोषणाओं में दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा के दौरान अधिकारियों द्वारा पकड़े गए लोगों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा देना भी शामिल है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में पराली जलाने के लिए जिम्मेदार किसानों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को हटाने का फैसला किया गया। पार्टी की रणनीति के मूल में किसानों का आंदोलन दिखाई पड़ता था। कृषि कानूनों के वापस होने के बाद अब पार्टी को अपनी रणनीति को फिर से बदलना होगा और सत्ता विरोधी लहर के खतरों को दूर करने का प्रयास करना होगा। अब कैप्टन के बाद कृषि कानूनों का मुद्दा भी कांग्रेस से छिन गया है। अब इसके क्या सियासी मायने होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अटकलें ये लगाई तो जा रही थी कि भाजपा अपनी पुरानी सहयोगी श्रोमणी अकाली दल के साथ फिर से गठबंधन कर सकती है, लेकिन जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन पहले ही बहुजन समाज पार्टी से हो चुका है। ऐसे में दोबारा इनका गठबंधन होना लगभग असंभव है। कहीं ऐसे भी सियासी समीकरण बन सकते हैं कि तीनों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि इनका मकसद कांग्रेस के विजय रथ को रोकना है। एक तरफ जहां लगातार कांग्रेस इस बात पर जोर लगा रही है कि वह इस बार भी पंजाब में दोबारा सरकार बनाए, लेकिन तमाम पार्टियां कांग्रेस का विजय रथ रोकने का प्रयास करने में जुटी हुई हैं। एक तरफ जहां व्यापारी कांग्रेस सरकार से नाराज हैं, ऐसे में श्रोमणी अकाली दल लगातार व्यापारियों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लुधियाना के व्यापारियों के साथ एक बैठक के दौरान यह कहा गया था कि व्यापारियों का गला अफसरशाही की ओर से घोटा जा रहा है। शहरी सीटों पर जहां व्यापारी किसानों के आंदोलन से नाराज हैं, वहां अकाली दल और भाजपा के फिर से गठबंधन का कांग्रेस पर असर पड़ सकता है। हालांकि श्रोमणी अकाली दल बादल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ये कह चुके हैं कि भाजपा में किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ऐसा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अपने सियासी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। अगर हम ये कहें कि क्या एकदम से फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ले लिया गया तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का,
तो ये गलत होगा। इस पर पूरा मंथन भी किया गया और ये सरकार के कानों तक इस बात की सुनवाई पहुंच गई कि यदि इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तो भारी नुकसान भाजपा को हो सकता है। भाजपा के अंदर से भी ये आवाजें आने लगी थी कि इन कानूनों को रद्द किए बिना भाजपा की गति संभव नहीं है, इसलिए केंद्र को ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। विपक्ष ही नहीं, भाजपा के भीतर से भी ये आवाजें उठ रही थी। खासकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कई बार कह चुके थे कि सरकार को मानना पड़ेगा क्योंकि किसान नहीं मानेंगे और किसानों की मांगे जायज हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश को लेकर कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। पंजाब में उसके लिए खोने को कुछ अधिक नहीं, लेकिन सबको पता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को सौंपना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। दरअसल दूसरी व तीसरी नंबर की सबसे अधिक संसदीय सीटों वाले राज्य पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र में सत्ता से छिटकने के बाद भाजपा की सारी उम्मीदें अब उत्तर प्रदेश पर ही टिकी हुई हैं। पंजाब हमेशा से भाजपा की प्राथमिकताओं में रहा है। यही वजह है कि पंजाब में अकाली दल भाजपा का सबसे पुराना सहयोगी दल रहा। सीमावर्ती राज्य की चुनौती को देखते हुए लाल कृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल इस राज्य में नए राजनीतिक समीकरण बनाने को तैयार हुए थे। भाजपा नहीं चाहती थी कि किसान आंदोलन से उपजे आक्रोश के बीच फिर इस सीमावर्ती राज्य में अलगाववादी तत्वों को पनपने का मौका मिले। उनकी सक्रियता की खबरें विधानसभा चुनाव में बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान से ड्रोन, हथियार, नशीले पदार्थ और विस्फोटक पदार्थ आ रहे थे, यहां तक कि कई स्लीपर सेल भी पाकिस्तान की ओर से पंजाब में तैयार कर लिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसे ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का फैसला नहीं ले लिया। इसके पीछे पार्टी की ओर से एक पूरा जो है फीडबैक तैयार किया गया। आखिरकार 14 महीने के बाद केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया। अब राजनीति से जुड़े माहिरों का मानना है कि पिछले 3 महीनों से लगातार भाजपा इस पर मंथन कर रही थी और फीडबैक लेने की कोशिश कर रही थी। भाजपा के किसान मोर्चा को किसानों के बीच चौपाल लगाने का काम दिया गया था। उत्तर प्रदेश के आंदोलन प्रभावित इलाकों के दिग्गज नेताओं से बैठकों में हिस्सा लेने के लिए कहा गया था और यह कहा गया था कि इस पर एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाए। तब से लेकर लगातार भाजपा नेता, कार्यकर्ता और किसान नेता लगातार रैलियां आयोजित कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक पूरी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी। अब सूत्रों की माने तो यह रिपोर्ट भाजपा को किसान आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश में होने वाले नुकसान के आकलन पर थी। यह रिपोर्ट साफ इशारा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश चुनाव पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। यह फीडबैक लगातार केंद्र को दी जा रही थी, जिस कारण शीर्ष नेतृत्व की ओर से यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल टॉप के सोर्सों के मुताबिक लखीमपुर खीरी में सिखों की अच्छी खासी आबादी थी। वहां जो कुछ हुआ उसने कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को डैमेज किया। धार्मिक मौके पर इस तरह की घोषणाओं के असर कई गुना बढ़ा देते हैं। करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोलने और फिर प्रकाश पर्व पर यह घोषणा दोनों मिलाकर सिखों और किसानों को अपने तरफ मिलाने और उनका मन जीतने की कोशिश की गई। साफ तौर पर देखा जा रहा था कि भाजपा को इसका नुकसान होना तय है, क्योंकि लगातार किसान ये कह रहे थे कि जहां पर भाजपा चुनाव लड़ेगी वहां पर हम लोगों को भाजपा की नीतियों के खिलाफ जागरूक करेंगे। ऐसे में जब इन तीनों कानूनों को वापस लेने की बात आई तो कुछ लोगों की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि विरोधी इसे मोदी सरकार का यू टर्न कहेंगे और बैक फुट पर आना कहेंगे। अब इमेज खराब होने की बात को लेकर यह कहा गया कि यदि हम सत्ता में रहेंगे तो इमेज भी बरकरार रहेगी। इमेज बनाने के तो कई और मौके आएंगे। सत्ता यदि चली गई तो फिर इस इमेज का क्या करेंगे। मैसेज साफ है कि विपक्षी की हर चाल को नाकाम करने की भाजपा की ओर से ठान ली गई थी। हमने कई राजनीतिक माहिरों से भी बात की। उनका यह कहना था कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब जिस तरह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि बन गई थी। जिस तरह से उन्होंने पहले नोटबंदी की, फिर जीएसटी लगाई और एक दिन जब कोरोना काल हुआ तो लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। इन सभी फैसलों पर जो है अडिग रही भाजपा, एक भी फैसला वापस नहीं लिया गया। लेकिन किसानों के दबाव में भाजपा को झुकना पड़ा, क्योंकि भाजपा को लगने लगा था कि विदेशों में भी उनकी छवि खराब हो रही है। किसान आंदोलन के चलते रेलवे को भी लगभग 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले साल 24 सितंबर से करीब 650 मालगाड़ियां और करीब 325 पैसेंजर ट्रेनें कई दिनों तक बंद रही थी। पंजाब में किसानों ने कई जगह पर रेल ट्रैक पर धरना दिया था। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बीच दौड़ने वाली सभी ट्रेनों को बंद करना पड़ा था। यहां तक कि ब्यास और अमृतसर के बीच पड़ने वाले जंडियाला गुरु रेलवे स्टेशन के नजदीक किसानों ने करीब 163 दिन तक रेल को बंद रखा था। पंजाब में कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन कम होने और खान पान की वस्तुएं के दाम आसमान छूने पर किसान जथेबंदियों ने पैसेंजर ट्रेनों के बजाय मालगाड़ी चलने की इजाजत दे दी थी। वहीं केंद्र सरकार मालगाड़ियों के संग पैसेंजर ट्रेनें चलाने पर अड़ गई थी। जब किसानों ने कुछ एक ट्रेनें चलाने की अनुमति दी तो रेल मंत्रालय ने मालगाड़ियां भी चलाई थी।